अगर तुम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें इससे समझ में आएगा कि आईआईटी जेईई के टॉपर बाहर जा रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं, अच्छा पैकेज के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए। इवन आई कैन बेट यू, इनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला होगा कि आईआईटी वर नॉट वर्थ इट, क्योंकि आईआईटी इज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस। तो आईआईटी करो, उसके बाद अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, इंडिया से अच्छा मार्केट है ही नहीं अच्छी रेट, यूएस भी नहीं। रिसर्च में इंटरेस्ट है या सिर्फ तुम्हें अच्छी जॉब करनी है हाई पैकेज पे, देन यू कैन इवेंचुअली चूज टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया। मैंने एनालाइज किया कि लास्ट 20 सालों में जो जेई टॉपर्स हैं वो अभी कर क्या रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि इंडिया के हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जाते कहाँ हैं। मैंने 6 जेई टॉपर से भी बात करी, जिनमें से 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये समझने के लिए कि उनके डिसीजंस के पीछे कारण क्या थे। हमारे देश में जेई को कौन टॉप नहीं करना चाहता। एक ऐसा एग्जाम जो वन ऑफ द हार्डेस्ट है पूरी दुनिया में। जेई की सक्सेस रेट बस 1% है, जो हार्वर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी से भी कम है। एक्चुअली तुम देखोगे तो 1% से भी कम है, बिकॉज 10 लाख बच्चों में से मुश्किल से 10,000 बच्चे आईआईटी जा पाते हैं। एंड ये नंबर आउटडेटेड है, क्योंकि सही नंबर है 15 लाख, 12 लाख, एंड ये नंबर 2028 तक आई थिंक 18 लाख हो जाएगा। सो 0.4-0.5% सिलेक्शन रेशियो होने वाला है। अब भले ही आप आईआईटीएन ना हो, पर आईआईटी के टॉपर्स अभी कर क्या रहे हैं, इससे हम कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। और जो मुझे पता चला वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। इन लोगों के डिसीजंस और उसके पीछे उनके फैक्टर्स क्या थे, बहुत ही यूनिक टाइम बचाने के लिए थोड़ा 2x कर देता हूँ वीडियो को, काम आएगा। और इंटरेस्टिंग है। और इससे मुझे पता चला कि हमारे देश में क्या सही है और क्या गलत। एग्जांपल लेते हैं 1998 बैच के टॉप 10 रैंकर्स की। रैंक 1 अभिनव कुमार, जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट थे, पर वो आईआईटी नहीं बल्कि एमआईटी गए और उन्होंने अपनी बैचलर्स करी मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में, जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड से अपनी पीएचडी करी मैथमेटिक्स में। 6 साल के लिए वो एमआईटी में प्रोफेसर थे और फिर उन्होंने ज्वाइन करी रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, मैसाचुसेट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। रैंक 2 जयंत कुमार कनन, जिनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। आईआईटी मद्रास के बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम में से, एंड जिन लोगों को थोड़े से डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, नथिंग फॉर दिस पर्सन, बट लाइफ है, राइट? दिस पर्सन अनफॉर्चुनेटली could not live life till the end, because it's life, it's very very unpredictable। तो अगर तुम्हारा आईआईटी में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ही प्यारी लाइफ जीने वाले हो। हाँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं होता है, सेम अप्लाइज। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत ही खराब लाइफ जियोगे आईआईटी नहीं हुआ तो। हो सकता है कि इसके विपरीत हो जाए, आईआईटी नहीं होने की वजह से तुम्हें इतनी आग आ जाए खुद के अंदर। सेम पीयूष बंसल, फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट, इनके चश्मे पहना हूं मैं, कि भाई आईआईटी करना नहीं हुआ, इतनी आग आ गई कि अब मुझे करना ही है कुछ बड़ा लाइफ में, एंड देन एंड ही गोज ऑन एंड बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से अपनी पीएचडी करी और फिर कैलिफोर्निया में गूगल के लिए काम किया। रैंक 3 सोहम मजूमदार, जिन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद मास्टर्स करी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना से और फिर उन्होंने गूगल के आईआईटी कानपुर को हमने हराया था बैडमिंटन में। जस्ट टू टेल यू गाइस, आई वाज फ्रॉम आईआईटी भिलाई, जनरल सेक्रेटरी था मैं। एंड हम लोग बैडमिंटन टूर्नामेंट गया था, इंटर आईआईटी होता है उसमें, सारे इट्स लाइक ओलंपिक्स ऑफ आईआईटीज, वहाँ पे सारे आईआईटी आते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं आईआईटी से, एंड देन दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर। पे काम किया। 2010 में उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट करी, जिसको फेसबुक ने एक्वायर किया। जिसके बाद उन्होंने एक और कंपनी बनाई अपने आईटी के दोस्तों के साथ, जिसकी आज वैल्यू है $5.6 बिलियन। और इस कंपनी के फाउंडर्स को फोर्ब्स मैगजीन आईटी माफिया बुलाती है। रैंक 4 रजत रायना, जिन्होंने आईटी कानपुर के बाद अपनी पीएचडी करी स्टैनफोर्ड से और आज वो पिंटरेस्ट पे काम करते हैं। रैंक 5 फोड़ू तो होते हैं यार आईआईटीएंस, नॉट जस्ट द टॉप 5 रैंक्स, बट इवन आई सी अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स having 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh package just 2 years after graduating from IIT. You don't get this type of money when you are just out of college, right? You need to have at least good experience and good skill set for that. So हाँ, IITs फोड़ू तो होते हैं यार। नितिन गुप्ता, जिन्होंने आईटी कानपुर के बाद मास्टर्स करी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना से और आज वो गूगल के लिए काम कर रहे हैं अमेरिका में। आपको कोई पैटर्न दिखा? मैं आपको रैंक 6, 7, 8, 9 और 10 के बारे में भी बता सकता हूँ, और शायद आप समझ गए होंगे। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, क्या नोटिस किया आपने? सभी लोग अमेरिका में। बेसिकली इंडिया ने एक फैक्ट्री बना दिया अमेरिकन कंपनीज के लिए, इसलिए आईटी का नाम हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी रख सकते हैं। जैसे ट्विटर यूजर ने कहा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। हाल ये हो गया कि आईटी को कॉन्वोकेशन सेरेमनी में डिग्री के साथ साथ एक फ्री यूएस वीजा भी दे देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई में जो ऑल इंडिया रैंक है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ब्रेन ड्रेन तो ट्रू है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन ड्रेन नहीं है। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे ईयर 164 इंजीनियरिंग फिजिक्स, ही इज डूइंग मास्टर्स एंड पीएचडी आई थिंक इन एस्ट्रोफिजिक्स इन, आई थिंक कैलिफोर्निया, समवेयर ही इज डूइंग इट। एंड वहां पे सीन ये है कि ही टोल्ड मी कि यार यहाँ पे चीजें आर मच बेटर, the living standards are better, things are better. So why would you not go for it? Brain drain is real, but I have a counter for this, that in the last 5 years, right, the India that we are seeing,
तुम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें इतना आइडिया नहीं होगा, बट जो इंडिया अभी का हो रहा है, स्पेशली स्टार्टअप इकोसिस्टम में, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग बैक ऑनेस्टली। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, बट मेरे हिसाब से अगले 10 सालों के अंदर दिस वोंट बी रेलेवेंट एज मच एज इट इज टुडे। पर आई थिंक हम में से मोस्ट लोग अग्री करेंगे कि ये लोग इंडिया के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट और मोस्ट हार्डवर्किंग लोगों में से एक है। पर ये तो सब अमेरिका जा रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो 1998 की बात है, जब इंडिया में इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। तो चलो 2009 बैच की बात करते हैं। रैंक 1 गूगल सैन फ्रांसिस्को, जिसके बाद बेंगलुरु शिफ्ट हो गए गूगल के साथ। रैंक 2 प्रोफेसर अमेरिका में। रैंक 3 माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन। रैंक 4 गूगल कैलिफोर्निया। रैंक 5 प्रोफेसर एनयूएस सिंगापुर। रैंक 6 काम कर रहे वेमो के लिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी अमेरिका में। रैंक 7 एक ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी लंदन में। रैंक 8 लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है पर उनकी आखिरी जॉब ट्विटर के साथ ही लंदन में। रैंक 9 कनाडा। रैंक 10 सीनियर एल्गोरिथम ट्रेडर गुड़गांव में। टॉप 10 में इकलौते जिन्होंने कभी इंडिया छोड़ा ही नहीं। तो मतलब 2009 में टॉप 10 रैंक्स में से बस 2 लोग अभी इंडिया में हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। मैं वापस बोलता हूं कि 10 में से बस 2 टॉप रैंकर्स इंडिया में हैं और ये 1998 और 2009 के टॉपर्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस टॉपिक पर एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जो वही बात कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये पेपर और मेरी सारी दूसरी सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेपर ने 2010 बैच के पहले 1000 रैंकर्स को एनालाइज किया, ये देखने के लिए कि आईटी के बाद वो लोग जाते क्या है। और इस पेपर की फाइंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितनी आपकी ज्यादा रैंक होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इंडिया छोड़ते जाओगे। पहले 1000 रैंकर्स में इंडिया से माइग्रेट No, because you will get more opportunities outside. No, and the thing is, बाहर ज्यादा opportunities के साथ साथ आपको business opportunities भी ज्यादा मिलती है। For example, recently एक podcast में मैंने सुना था कि एक engineer थे जिनको इंडिया में suppress किया जा रहा था because he was doing something in the AI field. He is the founder of InVideo. वो यूएस गए, उनको उन्होंने $70,000 दे दिए, कितने होते हैं, 50 लाख रुपए दे दिए कि भाई जाओ बनाओ खुदा कुछ। तो ये जब तुम इंडिया में नहीं लाओगे, जब तक ऐसे कॉलेजेस में चीजें अडेप्ट नहीं होंगी, हो रही हैं चीजें, बट जब तक इस लेवल पे अडेप्ट नहीं होंगी, इस स्केल पे अडेप्ट नहीं होंगी, पीपल विल गो। इन दी एंड सबको अपना देखना होता है। पीपल आर वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, सो दे विल गो आउट इफ देर गेटिंग अ गुड ऑफर एंड देयर नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा काम करके चीजों को इंसेंटिवाइज कर दे स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे अच्छी रैंक्स होल्ड कर रहे हैं स्पेसिफिकली, राइट, सो आई थिंक उससे काफी ब्रेन ड्रेन रोका जा सकता है। करने की प्रोबेबिलिटी है 38%। पहले 100 रैंकर्स में ये नंबर 62% हो जाता है और पहले 10 में 90%। अब ऑफ कोर्स हर आईआईटीएन देश छोड़ के नहीं जा रहा, पर खुद सोचो कि पहले 1000 रैंकर्स में नंबर 38% है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अब इस चीज के पीछे कारण क्या है, इसको समझने के लिए मैंने 6 टॉपर से बात करी, 2 जो इंडिया में है और 4 जो अमेरिका में है। पहले अमेरिका वाले से बात करते हैं कि वो अमेरिका गए क्यों। विश्वा अपनी पीएचडी कर रहे हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से। उनको बहुत जल्द रियलाइज हो गया था कि आईटी के बाद वो पीएचडी करना चाहते हैं, पर पीएचडी तो आईटी में भी होती है। पर उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस करी कि आईटी में जो भी उनके प्रोफेसर हैं उन सभी की पीएचडी इंडिया के बाहर से है। One main factor was like That's very very true actually, because in my IIT and also जो मेरे फ्रेंड्स हैं IIT में दूसरे, उनके जो प्रोफेसर्स भी हैं वो भी बाहर से पढ़ के आए हैं, बहुत सारे, नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे बाहर से पढ़ के आए हैं। आई थिंक बाहर से पढ़ के आए हैं एंड उसका एक रीजन ये है कि यार मैंने अपने रिसेंटली एक दोस्त से बात करी थी हु इज डूइंग पीएचडी एंड ही सेड कि यार यहाँ तो पढ़ना पड़ता है। जब हम इंजीनियरिंग में थे, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ, हम एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते थे, 3 दिन पहले पढ़ते थे, लेकिन वो मुझे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ या पीएचडी जो भी था उसका, यहाँ पे तो हमें जेन्युइनली पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा कुछ और करने का, क्योंकि जेन्युइनली मेरे से मेहनत कराई जा रही है, मुझे असाइनमेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके उसकी वैल्यू समझाई जा रही है। तो वो कल्चर है वहां पे पढ़ाई को लेके स्पेसिफिकली। यहाँ पे आई डोंट सी दैट कल्चर ऑनेस्टली। यहाँ पे भी पीएचडी अगर तुम मास्टर्स कर रहे हो तो स्टिल आईआईटी से एमटेक करने का तो तुम्हें शायद पता ही होगा कैसे होता है, लेकिन अगर तुम बाहर एमटेक भी करोगे या फिर बाहर से तुम पीएचडी भी करोगे तो दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, विच इज व्हाई आई थिंक मोस्ट प्रोफेसर्स आल्सो गो देयर बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, सिंपल सा। most professors in my institute, but they didn't do their PhD in India. तो उन्होंने सोचा शायद अच्छे पीएचडी प्रोग्राम्स बस इंडिया के बाहर ही होंगे, पर इसके बावजूद उन्होंने आईटी बॉम्बे में पीएचडी प्रोग्राम एक्सप्लोर किया। उनको पता चला कि पीएचडी प्रोग्राम्स में स्टाइपेंड दी जाती है 20 से 27,000 रुपए हर महीना, Like 27,000 a month or something, which was barely enough for Bombay. 20-25,000 में मुंबई जैसे शहर में कौन गुजारा कर पाएगा। इसके अलावा उनको That's very true यार, इंसेंटिवाइज करो यार। मतलब when I was in my college हमारे एमटेक वालों को यार 10-12 हजार रुपए मिलते थे। मतलब भाई इंसेंटिवाइज करो लोगों के लिए। इफ यू आर नॉट इंसेंटिवाइजिंग कि भाई लोग यहाँ पे आके पीएचडी एमटेक एमएससी जो भी है करें, लोग नहीं करेंगे। लोग ऑफकोर्स बाहर जाएंगे जिन्हें पे उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपए या 4-5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, सैलरी या स्टाइपेंड मिल रहा है उनको अपनी पीएचडी कंप्लीट करने का, बिकॉज दे कैन इजीली सस्टेन देमसेल्व्स, दे कैन डू अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इवन दे लव इंडिया। दिस डजंट मेक इकोनॉमिकल सेंस। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली इंडल्ज होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, और लोगों के लिए इंसेंटिवाइज करने चाहिए, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। बताया गया कि उनको ट्यूशन फी भी भरनी है, तो स्टाइपेंड है 20-25,000 की और ट्यूशन फी भी भरनी है, तो सेविंग्स वही ले लेने। विश्व पीएचडी करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और वो फोकस करना चाहते हैं मॉलिक्यूल प्रोग्राम के बारे में, पर कोई इंडियन यूनिवर्सिटी ये कर ही नहीं रही थी। I was interested in this molecular programming project, and none of the Indian universities were
a part of it. ऐसा ही मोटिवेशन था कपिल वैद्या का, जो आईटी बॉम्बे के बाद एमआईटी गए कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए और अब अमेज़न वेब सर्विसेज में काम कर रहे हैं। और विश्व की तरह आईटी में कपिल के लिए बहुत क्लियर हो गया था कि बेस्ट पीएचडी स्टूडेंट्स तो अमेरिका ही जाते हैं, तो वो भी उधर ही जाएंगे। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, बेस्ट पीएचडी प्रोग्राम्स तो अमेरिका में ही है। मतलब टेक के लिए बे एरिया इज द बेस्ट प्लेस टू बी, आई थिंक, क्योंकि लाइक कंपनी स्टार्टअप्स लाइक एनी क्राइटेरिया फॉर टेक। ये जो टॉप रैंकर्स है, ये ऐसे एनवायरमेंट्स में काम करना चाहते हैं जहाँ इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो। हमें ऐसे ही एनवायरमेंट्स इंडिया में भी बनाने होंगे। अमेरिका अपनी 3% जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करता है, जबकि इंडिया बस 0.6%। इंडिया I can't tell you, I went to IISc बैंगलोर, जिसको बोला जाता है इंडिया का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं वहां गया, मुझे वहां के फिजिक्स के प्रोफेसर, बिकॉज मैं कुछ काम से गया था, वहां के फिजिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं कि यहाँ के बच्चे तंग आ चुके हैं क्योंकि इनको स्टाइपेंड ढंग के नहीं मिलते, इनको फंड सैंक्शन नहीं होते, इनके लिए फंड एलोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड यहाँ पे लोग अपनी जो इनोवेशन का माइंड है उससे ज्यादा फंड्स कैसे निकलवाएं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे करें उसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो अगर तुम किसी एक स्टूडेंट से जो एमटेक पीएचडी कर रहा है, जो अपने लाइफ के यंग ईयर्स, क्रूशियल ईयर्स, एंटरप्रेन्योरशिप या 5 साल बिजनेस लगा के करोड़पति बनने को आइडिया को छोड़ के वो बंदा पढ़ाई कर रहा है ताकि कुछ वैल्यूएबल दे सके सोसाइटी को, एंड हम उसको इतना एडमिनिस्ट्रेटिव काम में घुसा दे रहे हैं कि अब उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी बची नहीं, इनोवेशन बचा ही नहीं है। इट एब्सोल्युटली मेक सेंस कि लोग बाहर जाएंगे यार। 0.63% डिफरेंस कितना है, 5 गुना ज्यादा डिफरेंस है। एंड आई एम श्योर यूएस की जीडीपी इंडिया की जीडीपी में भी फर्क होगा, राइट? वो भी डिफरेंस होगी। अगर तुम उसको भी कैलकुलेट कर लोगे तो इट कैन इवन गो टू 10x और मोर। तो जब तक इंडिया में हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, इनोवेशन को तवज्जो नहीं देंगे, जब तक हम लोग नर्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम जब तक लोग सोचेंगे कि नर्ड्स तो कूल नहीं होते, नर्ड्स जब तक हम लोग ये सोचेंगे तब तक हम एज अ सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं टेक वाइज बात कर रहा हूँ। इंडिया में सरकार की छोड़ो, प्राइवेट कंपनीज भी आर&डी में इन्वेस्ट नहीं कर रही। रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज ने भी अनाउंस किया कि पिछले 4 सालों में उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए खर्च करे आर&डी में, जिनके एनुअल रेवेन्यू में 1% से भी कम। इंडिया में कई पीएचडी स्टूडेंट्स को बस 10,000 रुपए मिलते हैं हर महीने की स्टाइपेंड के लिए, और कई को तो वेरी ट्रू। एक्सपेरिमेंट्स की फंडिंग के लिए भीख मांगनी पड़ती है। पर अगेन दैट व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं आईआईएससी बैंगलोर का तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, व्हिच इज द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यू कैन इमेजिन बाकी इंस्टीट्यूट में तो क्या ही होता होगा। हर कोई यूएस नहीं जाता पीएचडी के लिए। अमन और तदागत के अलग रीजन से। अमन बंसल ने 1 साल इंडिया में काम किया स्टैनफोर्ड जाने से पहले, और अब वो सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं। वो स्टैनफोर्ड गए क्योंकि वो एआई के बारे में पढ़ना चाहते थे और नए लोगों से मिलना चाहते थे। जब मैं आईटी में था तब एआई के कोई कोर्सेज नहीं थे वहाँ पे। वहाँ पे मतलब मैंने सिर्फ 2 ही कोर्सेज करे थे। दैट्स चेंजिंग नाउ। तो अभी डीएसएआई करके एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करके कोर्स लॉन्च हुआ है आईआईटीज में। सो आई थिंक दिस इज चेंजिंग, व्हिच इज गुड। सो इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन एआई, यू कैन गो फॉर आईआईटी। और शायद इतने थे भी नहीं ज़्यादा। तो एक वो एंगल था, थोड़ा सा एंगल था कि शायद यहाँ पर इतने मतलब हर जगह से लोग आते हैं, उनसे मिलेंगे तो थोड़ा शायद काफ़ी कुछ नया सीखने को मिले, काफ़ी नए लोगों, नए एक्सपीरियंसेस मिले, नए पर्सपेक्टिव्स मिले। तथागत वर्मा, जिन्होंने भी स्टैनफोर्ड से अपनी एमएस करी और अब सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनको पहले से ही पता था कि वो अपनी स्टार्टअप एक दिन लॉन्च करेंगे और उससे पहले वो एक अच्छी स्टार्टअप में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया की कई स्टार्टअप्स में अप्लाई तो किया था आईआईटी के बाद, पर उनको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। When the master's results came, so I got into Stanford. So that's why like it was pretty easy for me to decide कि अच्छा ठीक है, मतलब since it is Stanford I'll go. Like if it was some other school then I would have like you know then I would have to think more. इंडियन स्टार्टअप्स में भी अप्लाई किया और साथ साथ स्टैनफोर्ड में भी। जब स्टार्टअप्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था और स्टैनफोर्ड का एक्सेप्टेंस आ गया तो वो उधर चले गए। इन सभी लोगों से बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि आईआईटीएंस के पास ब्रॉडली 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो टेक में काम कर सकते हैं, चाहे गूगल हो या फिर एक छोटी स्टार्टअप, एक कंसल्टिंग कंपनी के लिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं, और आखिरी ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी का। ये ट्रेडिंग अगेन पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, नॉट टेक अ जॉब, बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, जो मैं अभी तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, वर्क विद अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल, खुद की एजेंसी बना के। तो आई थिंक दैट इज वन अनदर ऑप्शन यू कैन डू। कंपनीज होती हैं जो एल्गोरिथम्स यूज करती है ताकि जैसी प्राइस चेंज हुई कुछ माइक्रो सेकंड में वो मुनाफा कमाता है। बाय द वे, ये वही कंपनीज है जिनके खिलाफ इंडियन रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स कंपटीशन में। तो अगली बार आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना, याद रखना कि आपका कंपटीशन वैसी कंपनीज है जो इंडिया के आईटी टॉपर्स को लेती है। जो आपको आईटी के करोड़ों पैकेजेस के बारे में न्यूज़ हेडलाइंस मिलती है ना, वो इन्हीं कंपनीज के बारे में होती है। ऐसी कंपनीज जैसे ग्रेविटॉन या फिर टावर रिसर्च इंडियन ग्रेजुएट्स को सबसे ज्यादा सैलरी देती है, 1 करोड़ से भी ऊपर। और वो आईटीएन जिनको सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए होती है वो यूजुअली इन कंपनीज में काम करते हैं। अब इन कंपनीज के ऑफिसेस हांगकांग और सिंगापुर जैसी जगह भी है, और अब मुंबई और दिल्ली में भी है। पर ये ऑफिसेस इंडिया में 10-20 साल पहले नहीं थे, इसलिए आज कई आईटीएंस इंडिया में रहते हैं क्योंकि उनको पता है ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करके वो खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। पर तथागत इन कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। मुझे ट्रेडिंग में उतना खास इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग इज लाइक प्रीटी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्टार्टअप्स। तो मतलब लाइक फॉर मी लाइक आई हैड अ वेरी क्लियर थिंग एट सम पॉइंट मुझे खुद का कंपनी शुरू करना है, तो उसके लिए मुझे ऐसा एनवायरनमेंट करना है जो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों से जो इंडिया में है। याद है कि मैंने आपको बताया कि आईटीएस के पास मेनली 4 ऑप्शंस होते हैं, 5th ऑप्शन भी है पर वो बहुत ही रेयर है, इंडियन सरकार के लिए काम करना। और पृथ्वी तेज की ऐसी ही यूनिक स्टोरी है। उन्होंने कोरिया में सैमसंग के लिए काम किया 1 साल के लिए, और उसके बाद वो इंडिया आए एक आईएएस ऑफिसर
यूपीएससी तो भाई एक बहुत ही अलग जॉनर है। आई एम श्योर यूपीएससी मोटिवेशन आपने बहुत देखा होगा, बट रियलिटी ये है कि फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो और फॉर यूपीएससी ऑल्सो कि आईएएस का बेटा आईएएस बनने की प्रोबेबिलिटी कहीं गुना ज्यादा होती है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके लड़के और लड़कियां ज्यादा सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ मेड बनना, ट्रूली सेल्फ मेड बनना बहुत मुश्किल है। एक गरीब मेजोरिटी 99.5% टाइम्स गरीब ही रहता है, एंड ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। एंड ये चेंज नहीं हो सकता। क्यों चेंज नहीं हो सकता? बिकॉज गरीब को अमीर सोच नहीं मिलती है, और जो चंद कुछ लोग होते हैं जिनको गरीब से अमीर की सोच मिल जाती है बाय इंटरनेट, बाय गॉड्स ग्रेस, जो भी है, वो बन जाते हैं 10 साल के अंदर अमीर। आईएएस का बेटा आईएएस बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आई एम श्योर देयर वाज सम कुछ एक दो टीचर और थे जिन्होंने इस बारे में बात करी थी कि आईएएस जो बोलते हैं कि रैग्स टू रिचेस की स्टोरी की, चाय बेचते थे एंड वो आईएएस बन गए पढ़ के। इतना आसान नहीं होता। एक एग्जाम्पल है वो। बाकी जो बचे 50, 60, 100 लोग थे जो आईएएस बने, उनमें से 90% लोगों के फैमिली में कोई आईएएस था, या फिर उनके पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल या पॉलिटिकल नहीं, फाइनेंशियल बैकिंग थी। उनको घर में खाना नहीं देना था। वो अगर पूरी जिंदगी ना कमाए तो उनके यहाँ चलेगा। बट ये हम लोग देख के और तुम लोग ये देख के और बहुत सारे लोग ऐसे देख के यूपीएससी में घुस जाते हैं, ये कर देते हैं। मैं खुद अपने दोस्त को जानता हूँ, बहुत सारे, नॉट जस्ट वन, मेरे बैच के लोग। आईआईटी के लिए 2 साल मेहनत करी, आईआईटी में 4 साल पढ़ाई करी, फिर आईआईटी से निकलने के बाद जॉब नहीं करी, 2 साल यूपीएससी की तैयारी करी, दोनों साल नहीं निकला, और अब वापस जॉब पे आ रहा है। नथिंग रॉन्ग, बट गलत ड्रीम सेल करा जा रहा है ना। सही ड्रीम सेल करो, सेल करना भी है तो रियलिटी बताओ। कुछ लोग निकलते हैं लाइक हिम, ग्रेट गाय, आई एम श्योर, आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है तो, एंड उनका हो भी गया, आईएएस बन भी गया आई गेस, बट सबका नहीं होता। एज इंस्पिरेशन लो बट प्रैक्टिकल भी रहो। सर बनने के लिए। Yeah, I wanted to join civil services since my childhood. पर आईटी में जाने के बाद उनको पता चला कि इधर तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्यों ना मैं कोरिया में काम करूं सैमसंग के लिए। पर कुछ महीने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि सेटिंग बैठ नहीं रही। वो घर भी बहुत मिस कर रहे थे, बचपन से ही वो हॉस्टल में रहते थे अपने परिवार से दूर, और वो इस चीज को चेंज करना चाहते थे। I've been studying in hostel since my 7th standard. I've never lived close to my family in all my adult life. Whatever little time we still have, I wanted to spend close to my family, my parents and all. उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया आएंगे और यूपीएससी का एग्जाम देंगे, जो उन्होंने क्लियर किया पहले अटेम्प्ट में। सज्जन गुप्ता के लेकिन अलग रीजंस है। आईटी के बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया इंडिया में, फिर वो एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बने और आज अपनी खुद की स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गोल्डमैन सैक्स के बाद उन्होंने यूएस जाने के लिए जरूर सोचा था, पर दोस्तों और परिवारों के पास रहना चाहते थे। फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास लाइक आई वांट टू बी क्लोज टू सोशल लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, वो एक फैक्टर था। उनके अंदर शुरू से एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, और वो कीड़ा इंडिया में ही सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए यूएस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय ओन कंपनी, तो इस टाइप की चीजें में इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मुझे कभी वो फीलिंग हुआ कि यूएस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे इंडिया में करियर पॉइंट से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको पता है एक चीज जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया, सभी लोग जो यूएस गए उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि इंडिया के टैक्स सिस्टम, गंदगी और पोल्यूशन की वजह से वो यूएस जा रहे हैं। सभी का डिसीजन करियर फोकस था। एग्जैक्टली यार, लोग हर कोई अपने देश से प्यार करता है यार, एंड कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। लेकिन अगर आप करियर पे ही इतना ज्यादा आप टैक्सेशन कर दोगे किसी के, टैक्सेशन इन करियर, कि आपको स्टाइपेंड 20-25 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको अपनी रिसर्च के लिए फंड्स नहीं मिलेंगे। मेरी खुद की कॉलेज में लैब्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, रियलिटी है। तो कोई बंदा क्यों नहीं छोड़ के जाएगा यार? जब यूएस में आपको सब कुछ एडवांस मिल रहा है, पैसे लपक के मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, व्हाई वुड यू नॉट गो? देयर इज नो, डजंट मेक सेंस। यू वुड गो वर्क देयर फॉर 5-10 years, come back to India and then just live here with your family. So that's what everybody is doing. था ये शायद इसलिए क्योंकि वो सभी यंग है, पर ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स अभी उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। पर यूएस में एक बार रहने के बाद कई लोग लाइफस्टाइल के बारे में जरूर सोच रहे हैं इंडिया आने से पहले। सज्जन ने भी यही आर्गुमेंट के बारे में बात करी मुझसे। इंडिया में एक सब लोग टैक्स नहीं देते, मतलब सैलरीड पीपल पे टैक्स, बट देयर इज अ बिग करप्ट सेगमेंट जो नहीं देती। तो वो एंड सिविक अम्यूनिटीज व्हिच यू वांट आफ्टर पेइंग टैक्स यू सॉर्ट ऑफ फील लैकिंग। सो वो एक थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, सिर्फ मैं लाइक सम लाइक बिल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर आई लिव इन वो प्रॉब्ली नहीं देता टैक्स, जबकि वो ही ओन्स द फ्लैट जैम फॉर एग्जांपल। जो लोग इंडिया में है वो जरूर लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे हैं। तो लोग टैक्स देने से परेशानी है, वो परेशान है कि टैक्स की बजाय उनको रिटर्न क्या मिल रही है। और वो लोग जो चूज करते हैं इंडिया में रहने के लिए, वो या तो पर्सनल रीजन की वजह से करते हैं, या फिर उनको लगता है कि वो काफी पैसा और एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस इंडिया में ही पूरी कर सकते हैं। जबकि वो लोग जो इंडिया छोड़कर जाते हैं, यूजुअली सबसे बेस्ट रिसर्च और टॉप टेक कंपनीज के साथ काम करना। That's true actually. One of the reasons I did not go, मेरे बहुत सारे दोस्त PhD MTech करने चले गए, MS करने चले गए, मैं नहीं गया, was because I wanted to build something in India. अगर मुझे पढ़ाई करनी होती, I would have not been in India. That's true. क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अच्छी सिस्टम्स है, वहाँ पे अच्छी ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, एक डाइवर्स ग्रुप मिलता है लोगों का। तो I agree what he's saying कि अगर आप ऐसी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हो, आपको अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो आप बाहर जाओगे। लेकिन अगर कुछ बिल्ड करना है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है जैसे मुझे था, तो यू विल नॉट गो। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गो एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया में वेरी गुड टेक जॉब, राइट? कि टेक में अच्छी कंपनी है, दे लाइक लिव इन इंडिया, बट टेक में लॉट ऑफ पीपल व्हाट हैपेंस इज दे रियली वांट टू डू द बेस्ट दे कैन डू, लाइक दे कैन गेट इनटू say Google in the US in the West. So वो वाला levels of compensation as well as the sort of seniority is probably difficult to get in India unless you are joining an early stage startup and you become a CEO of a company. अब मैं जानता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू सैंपल था वो बस 6 लोगों का था और CS बायस था, क्योंकि जेई के टॉप रैंकर CS ही चूज करते हैं। पर फिर भी इन लोगों के डिसीजन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर इंडिया को अपना टैलेंट रिटेन करना है, हमें क्या करना होगा? R&D में इन्वेस्ट करना होगा और देश को सुधारना होगा। अब शायद कई लोग जो अभी यूएस में है
देश को सुधारना होगा इज वेरी वेग। R&D में इन्वेस्ट करना होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेक इट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु वर PhD स्टूडेंट्स, उनका बहुत ज्यादा टाइम सच में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जाता था कि फंड्स एलोकेट हो जाए। इफ यू कैन जस्ट मेक इट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर PhD M.Tech स्टूडेंट्स, आई थिंक उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। तो R&D में इन्वेस्ट करना है, बट वो एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है जहाँ पे स्टूडेंट्स फील encouraged टू टेक ऑन रिसर्च, टू डू इनोवेशन एंड नॉट टू थिंक कि यार अच्छा मुझे कोई पॉलिटिकल गेम खेलना पड़ेगा ताकि मुझे फंडिंग मिल जाए, इतनी यहाँ से ऐसी मिल जाए, इस प्रोफेसर से मेरे को अच्छी बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे को फंडिंग नहीं मिलेगी या नंबर नहीं मिलेंगे। दैट हैज टू गो इवेंचुअली। वो वापस इंडिया आ जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, सो इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें इससे समझ में आएगा कि IIT JEE के टॉपर बाहर जा रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं। इवन आई कैन बेट यू इनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला होगा कि IIT वर नॉट वर्थ इट, क्योंकि IIT इज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस। तो IIT करो, उसके बाद अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, इंडिया से अच्छा मार्केट है ही नहीं आज की डेट में, US भी नहीं है। रिसर्च में इंटरेस्ट है या सिर्फ तुम्हें अच्छी जॉब करनी है हाई पैकेज पे, देन यू कैन इवेंचुअली चूज टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया।